बात करेंगे खाना नंबर 7 के बारे में कि लाल किताब में खाना नंबर 7 के बारे में क्या-क्या लिखा गया है। आज हम सारी जानकारी खाना नंबर 7 के बारे में लेंगे। देखिए खाना नंबर 7 जो है तुला राशि हुई। अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो तुला राशि हुई और इस खाना नंबर 7 की जो मलकियत दी गई है वो बुध और शुक्र को दी गई है। खाना नंबर 7 जो है ये पराई औरत यानी कि जब इंसान की शादी होती है तो वो औरत का भी यहाँ से देखा जाता है कि 7th हाउस यानी कि 7वां खाना नंबर जो है औरत के बारे में बताता है। अगर हम सामान की बात करें तो खेती के व्यापार जो होंगे, खेती के संबंधित जो भी व्यापार होंगे, उनके बारे में 7वें खाने से देखा जाता है। और अगर दिशा हम खाना नंबर 7 से देखेंगे तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा जो होगी वो खाना नंबर 7 से देखी जाएगी। इंसान की शारीरिक ताकत क्या होगी, क्योंकि लगन से डायरेक्ट जो है 7वें खाना नंबर पे असर रहता है। और 7वां खाना नंबर जो है मकान का पलस्तर, सफ़ेदी या मुंडेर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो भी खाना नंबर 7 से देखी जाती है। इंसान जो दुनियावी जाहिरदारी जो है उसकी जो शान है वो खाना नंबर 7 से देखी जाएगी। और ताल्लुकदारों में जैसे स्पाउस यानी कि उसकी टेबे वाले की औरत, लड़की, बहन, पोती, ठीक है, क्योंकि 7वें घर में बुध का भी असर है तो इसमें बहन, लड़की, पोती का भी असर देखा जाएगा। 7वां घर शुक्र और बुध दोनों की मलकियत होने की वजह से यहाँ पे 7वां घर जो होगा बुध और शुक्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका असर खाना नंबर 7 से ही देखा जाएगा। अब जो है इंसान के अंदरूनी गुण कितने हैं, क्या उसके गुणों की कैपेबिलिटीज़ है, दुनियावी ताल्लुक जो उसके अंदरूनी अकल है, दूसरों के फ़ायदे के लिए वो कैसे आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। और खाना नंबर 7 से मवेशियों के बारे में अगर हम जानें तो जिसमें चरिंद अंडों वाले जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, जैसे कि अंडों वाले जानवर में कई आ जाते हैं, ईमू आ जाती है। और जो भी जानवर या पक्षी अंडा देते हैं जो पालतू होते हैं उनको हम खाना नंबर 7 से देखते हैं। और इसके अलावा खाना नंबर 7 में वो जानवर देखे जाते हैं, मवेशी देखे जाते हैं जिनके सींग नीचे को होते हैं। तो जिन जानवरों के सींग नीचे को होंगे वो खाना नंबर 7 से ही देखे जाएंगे। अब खाना नंबर 7 जो है गृहस्थ की चक्की कहा गया, यानी कि जो इंसान कमाई करेगा वो गृहस्थ की चक्की, जब तक चक्की नहीं चलेगी तब तक आटा नहीं पीसेगा, आटा नहीं पीसेगा तब तक वो अपनी भूख कैसे मिटाएगा। यानी कि बुध और शुक्र जो है एक चक्की का जो इसमें एक संज्ञा दी गई है कि बुध और शुक्र 7वें घर में एक गृहस्थ की चक्की की तरह हैं। इसके अलावा जन्म स्थान या वासी जहाँ का होगा वो 7वां खाना नंबर बताएगा। शुक्र की चीज़ें या जायदाद या जाहिरदारी और इंसान का स्वभाव कैसा है, और जो बुध की चीज़ें गाय और जो है पोती, स्त्री, ये सब चीज़ें जो है खाना नंबर 7 से ही देखी जाती हैं। खाना नंबर 7 की बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं जो अगर हमने खाना नंबर 7 को स्टडी करना है तो उससे संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ से रिलेट करना होगा। व्यापार जो इंसान करता है वो भी खाना नंबर 7 से देखा जाता है, क्योंकि खाना नंबर 7 बिल्कुल ओपोनेंट का हाउस है, यानी कि पार्टनरशिप का हाउस है। अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो खाना नंबर 7 से जो है तुला राशि बनती है, और तुला राशि और 7वां घर जो है व्यापार और पार्टनरशिप का भी एक रोल प्ले करता है। अब इंसान की हथेली का हाल कैसा है वो भी खाना नंबर 7 से देखेंगे। मिट्टी, मिट्टी यहाँ से देखेंगे क्योंकि शुक्र जो है मिट्टी है, रेत है। और जो है उन्नति, शादी के बाद उन्नति कैसी होगी वो खाना नंबर 7 से ही देखी जाती है। प्लस जो लड़कियों का घर वगैरह होता है, मान लीजिए बुध जो है उसकी कंडीशन क्या है कुंडली में, वो कैसा आगे घर में जाके अपनी लाइफ को बिताएगी, वो भी हमने बुध और खाना नंबर 7 से संबंधित चीज़ों को एसोसिएट करके ही देखना होगा। अब जो है खाना नंबर 7 को जैसे मैंने बताया कि बुध और शुक्र का है, ये शुक्र का पक्का घर है। बुध और शुक्र चक्की के दो पत्थर हैं। अब जो है बुध घूमता है, बुध जो है अकल कहलाई गई है, क्योंकि गोल दायरा जो होता है बुध का होता है। ऊपर का पत्थर जो होगा वो अकल होगी, निचला पत्थर जो होगा, चक्की के दो पत्थर होते हैं, नीचे वाला पत्थर जो होगा वो शुक्र होगा। अब जो है
इन दोनों के इकट्ठे होने पर ही चक्की चलती है। जब ये दोनों घूमेंगे, आपस में रगड़ होगी, तभी चक्की चलेगी। ठीक है। सातवां घर गृहस्थी का है और जातक की रोटी कपड़ा और मकान के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े, ये सातवां घर दिखाता है। यानी कि इंसान जब तक कड़ी मेहनत और कुछ मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी रिजक की चक्की नहीं चलेगी। जातक जो है, आकाश अगर बुध है, ठीक है, बुध यानी कि ऊपर का हिस्सा, आकाश यानी कि हमारी दिमागी जो सोच, हमारी जो दिमागी एक स्ट्रक्चर है, वो बुध से डिनोट की गई है। जब दोनों की रगड़ होती है, तब जो खून पसीना बहता है, ठीक है, तभी इंसान कमाता है। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं कमाई हो पाती है। जो बुध होगा वो फूल होगा, अगर शुक्र होगा तो फल होगा। जब भी कोई फल आना होता है, जब देखा होगा आपने, तो पहले फूल आते हैं। फूल जो होंगे वो बुध के होंगे, ठीक है, और जो फल होगा वो शुक्र का होगा। इसीलिए कहा गया है कि बिन मेहनत के फल नहीं प्राप्त होता, फल प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बुध और शुक्र आपस में यही चीज़ें दिखाते हैं। अब इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताऊं। पहला घर अगर खाली हो तो सातवां घर सोया होगा, क्योंकि सातवें घर को जगाने के लिए पहले घर की सपोर्ट में कोई प्लेनेट ही नहीं होगा। पर जिस दिन वर्षफल के हिसाब से खाना नंबर 8 का ग्रह दूसरे घर में आएगा, तब सातवां घर अपना असर देना शुरू करेगा। ये एक टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि जिस समय में इंसान एक तो रिजक यानी कि अपनी कमाई करना शुरू कर देता है, और उसका सातवां घर भी एक्टिवेट होता है, जिससे उसकी मैरिज का एक टाइम बन जाता है। तो जब इंसान शादी के लिए, पहली बात आप सोचिए, शादी के लिए अगर कोई इंसान सोचता है तो वो इसी कारण सोचता है कि अब मेरी कमाई होना शुरू हो गई है, अब मैं 1 से 2 या 2 से 4 लोगों का भरण पोषण कर सकता हूँ। तो इसीलिए खाना नंबर 8 का जब ग्रह खाना नंबर 2 में आएगा वर्षफल के हिसाब से, तभी वो उसकी एक्टिवेशन होगी और दूसरा और सातवां घर आपस में काम करना शुरू कर देंगे। शुक्र बुध जब दोनों इकट्ठे हों तो शनि का असर बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र बुध आपस में दोस्त हैं, और शुक्र जो है जब इन दोनों की कंडीशन अच्छी होगी तो बुध शनि भी अच्छा होगा। तो आपस में ये कंडीशन बननी जरूरी होती है। अगर शनि खराब है या शनि को कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र इसमें नष्ट हो जाता है। इसमें बलि के बकरे का एक कंसेप्ट होता है। मैं अभी आपको नेक्स्ट पोस्ट में इसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से बलि के बकरे होते हैं। जब कोई ग्रह प्रॉब्लम में आता है तो वो ग्रह ना प्रॉब्लम में जाके वो अपनी बला किसी दूसरे ग्रहों पर डाल देता है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं कि कोई ग्रह अपनी बला अपने खुद पे लेता है, कोई ग्रह अपनी बला जो है किसी दूसरे ग्रह पर डालता है। इसीलिए क्योंकि एक कनेक्शन है आपस में। ठीक है। अब जो है जब इंसान मेहनत करता है, तब मेहनत करने से मिट्टी से भी घी निकलता है। ठीक है। ये जो है पंडित जी ने किताब में लिखा है, लाल किताब में। तो ये मेहनत को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है टेबे में शुक्र और बुध जैसे भी हों वैसा ही फल 7 नंबर का होगा, खाना नंबर 7 का होगा। क्यों? क्योंकि 7 नंबर से बुध और शुक्र जुड़े हुए हैं। इनकी जो है मलकियत खास खाना नंबर 7 है। बृहस्पति और चंद्र अगर 7वें घर में आएंगे तो वो राशि फल के होंगे, यानी कि राशि फल के वो ग्रह होते हैं जिनका हम उपाय कर सकते हैं। ठीक है। ग्रह फल का उपाय नहीं होता है। ये एक कंसेप्ट हैं ग्रह फल और राशि फल। अगर ग्रह फल का कोई प्लेनेट है, कोई कहीं पर इस कंडीशन में है, जैसे वो अपनी उच्च नीच राशि में ना हो, ठीक है, अगर वो अपनी उच्च नीच राशि में है तो वो ग्रह फल का होगा। अगर कोई अपनी उच्च नीच राशि में नहीं होगा तो वो राशि फल में होगा। इस तरीके से कंडीशंस बनती हैं। तो ये उपाय का यहीं पर ये कंसेप्ट आता है कि ग्रह फल, राशि फल, मसनूई, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही जो है उपाय दिए जाते हैं। अब एक कंसेप्ट और समझिए, दोस्त बुध, शनिचर और केतु वास्ते रिजक और फालतू धन अपना अपना असर देंगे। यानी कि बुध जो है, शनिचर जो है और केतु, अगर जो है इंसान की आमदन की बात होगी तो ये ग्रह अपना अपना फल देंगे। इनको हम इन चीज़ों से कम रिलेशन में लेकर आएंगे, पर इनके हम अलहदा अलहदा जो है असर को देखेंगे। ठीक है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी कि ये कंडीशन में टेबे में ख़राब है तो इनका उपाय भी हो सकता है। ये भी चीज़ें इनमें है। अब दुश्मन राहु जो है
सूरज और चंद्र रिजक और पालतू धन के वास्ते ग्रह फल के होंगे। अब देखिए इनका जो असर नहीं हो सकता है, उपाय नहीं हो सकता है। शुक्र जहाँ बैठा हो उस घर का ग्रह रहनुमा होगा, यानी कि जहाँ पर वो ग्रह बैठा होगा शुक्र, उस घर का जो है हाल अच्छा होगा। अमूमन जो नर ग्रह मर्दों और स्त्रियों और स्त्री ग्रह जो होते हैं वो औरतों पर असर करते हैं। सातवें घर में अगर 2 या ज़्यादा ग्रह हों तो मर्दों पर असर लेंगे और स्त्री ग्रहों को नर ग्रह ही समझकर असर गिनेंगे। ठीक है, अब ये आप समझिए कि अमूमन जो नर ग्रह होंगे वो मर्दों पर असर करेंगे और जो स्त्री ग्रह होंगे वो स्त्रियों पर असर करेंगे। सातवें घर में अगर 2 से ज़्यादा ग्रह हों तो असर मर्दों पर लेंगे कि उस सातवें घर में कितने ग्रह हैं और कौन सी क्वालिटी के ग्रह हैं, फीमेल क्वालिटी के हैं, मेल क्वालिटी के हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम रिजल्ट जो है फीमेल्स और मेल्स के हिसाब से कैटेगराइज कर लेंगे कि असर इन पर ज़्यादा होगा या फीमेल्स पे होगा या मेल्स पे होगा। अब सातवां घर जो है, अगर मान लीजिए सातवें घर में आपने कोई चीज़ स्थापित करनी है, सातवें घर को आपने एक्टिवेट करना है, सातवें घर के आपने रिजल्ट लेने हैं, तो बुध जो है घास वाली ज़मीन होती है। सातवां घर जो है ज़मीन कहलाई गई है, वो भी घास वाली ज़मीन, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों का असर होने की वजह से सातवें घर का अगर हमने कोई उपाय करना है तो घास वाली ज़मीन में हम उपाय संबंधित चीज़ों को दबाते हैं। तो दोस्तों आपने आज इस पोस्ट में सातवें घर के बारे में सीखा। आने वाली पोस्ट में मैं आठवें घर के बारे में भी बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मेहनत करिए और पढ़ते जाइए। हाँ, किताबों का अभी स्टॉक ख़त्म हो चुका है, पर हो सकता है जल्दी से मैं किताबों का स्टॉक अवेलेबल करा दूं कि आपको लाल किताब का पहला वॉल्यूम मिल जाए। दूसरा वॉल्यूम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को दूसरा वॉल्यूम समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। उसको सीखने के लिए, समझने के लिए गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। ये लाल किताब एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के लिए आपको गुरु का ही सहारा लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है, पर इनके उपाय जो है प्रॉपर जो है गुरु की एडवाइस लिए बिना मत करें। नुकसान हो सकता है और नुकसान होता भी है। तो आप लोग अगर साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस ऐसे ही पोस्ट में धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी, पर जल्दी जानकारी की कोशिश में गलत उपाय ना करें। बाकी आपको कोई भी कमेंट है और कोई भी सजेशन है तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर पूछिए। बाकी आपकी ऐसे ही पोस्ट में आना जो है इन्फॉर्मेशन का सिलसिला लगा रहेगा। आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।